नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में जहां इंडिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम हालिया घटनाक्रम पर नज़र डालें तो बात तब और बिगड़ गई जब पता चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 ऑफिसर्स इंडिया में जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। इसका असर दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के इतिहास पर नज़र डालेंगे और इसके अलावा उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी बात करेंगे जिनका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अहम रोल है। दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर किसी देश की वो सीमा होती है जो उसे बाकी के पड़ोसी देशों से अलग करती है। इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन पर मौजूद है। दोस्तों, इसे रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्धारण ब्रिटिश बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, जिसकी आधिकारिक तारीख 17 अगस्त 1947 है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 जुलाई 1947 वो तारीख है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे पर अपनी मोहर लगा दी थी। उसके बाद ही रेडक्लिफ को इंडिया भेजा गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींचने के लिए। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का जो ये बंटवारा हुआ था, ये कोई सामान्य बात तो थी नहीं, बल्कि ये सदियों से चली आ रही 2 संस्कृतियों के बीच बंटवारा था, जिसमें सदियों से लोग एक दूसरे के कल्चरल फेस्टिवल में शामिल भी होते रहे थे। जब रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची तो इसमें कई गलतियां भी हुई, जिसका खामियाजा लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अगर हम इतिहास के पन्नों में नज़र डालें तो पता चलता है जब रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची तो शुरुआत में उन्होंने लाहौर को इंडिया के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ध्यान दिया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो है नहीं। इसके बाद उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो आपस में 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि गुजरात के समुद्र से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम एलओसी की बात करें तो एलओसी का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी मान्यता नहीं देता है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच रजामंदी से निर्धारित की हुई सीमा रेखा है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक बना हुआ है। बात कर लेते हैं हम सर क्रीक की। तो सर क्रीक इंडिया के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये 96 किलोमीटर लंबी एक जल की धारा है जो कि पानी के कटाव की वजह से बनी है, लेकिन जब ज्वार भाटा आता है तो पता नहीं चलता है कि इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहेगा और कितना हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। जल की इस धारा को हम बाण गंगा कहते हैं। सर क्रीक दोस्तों, ये अरेबियन सी में मौजूद है, इसलिए ये एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाली जगहों में से एक है। होता यह है जब इंडिया के मछुआरे यहाँ पर जाकर मछली पकड़ते हैं, क्योंकि सीमा का निर्धारण तो ठीक तरीके से यहाँ पर हुआ नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान नेवी द्वारा पकड़ भी लिए जाते हैं। दोस्तों, इस जगह पर तेल और गैस के विशाल भंडार भी मौजूद हैं, लेकिन डिस्प्यूटेड जगह होने की वजह से उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है। ये समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसके एक ओर तो पाकिस्तान है और दूसरी ओर अक्साई चिन है, तो जाहिर सी बात है ये इंडिया के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, तो इसे एक बंजर जगह मान लिया गया था, यानी ये जगह इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। लेकिन शिमला एग्रीमेंट पे इस जगह पर यह नहीं बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। मौजूदा जो स्थिति है उसमें ऊपर के हिस्से पर तो इंडिया का कब्जा है और नीचे के हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। दोस्तों, अगर हम हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तब भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के जरिए इंडिया में जासूसी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद ही सरकार ने न्यू दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या आधी करने के लिए कहा था, और इसी प्रकार इसी रेशो में इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या आधी करने के आदेश दिए थे। दरअसल दोस्तों, 23 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए एक डिमार्श इशू किया था। दोस्तों, डिमार्श एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है जिसके जरिए प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाता है। दरअसल मोदी सरकार का ये फैसला पिछले दिनों पाकिस्तान में पकड़े गए
भारत के 2 कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के एवज में लिया गया था। दरअसल भारत के 2 कर्मचारियों को पाकिस्तान में बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था और उनके साथ बदसलूकी भी की गई थी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है कि दोनों ओर के जो हाई कमीशन हैं उनमें कर्मचारियों की संख्या आधी करने के लिए कहा गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट है कि दोनों देशों के हाई कमीशन में 110 कर्मचारी रह सकते हैं, लेकिन अब ये जो हालिया घटनाक्रम हुआ है इसके एवज में संख्या को आधी करने के लिए कह दिया गया है। इसके पहले भी जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था जिसमें जैश ए मोहम्मद ग्रुप शामिल था, तब भी दोनों ओर के हाई कमीशन में संख्या जो कर्मचारियों की जो संख्या है उसे आधी करने के लिए कहा गया था। दोस्तों उस समय दोनों देशों के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात कर दी थी ताकि पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया जा सके। लेकिन दोस्तों इंडिया की यह शुरुआत से खूबी रही है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। इसके बाद 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया ताकि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकें, और हुआ भी यही। बाद में यह फैसला लिया गया कि दोनों के हाई कमीशन में जो संख्या है उसे बढ़ाकर 110 किया जाएगा। दोस्तों इंडिया की ओर से लगातार कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर किए जा सकें, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसी पहल अभी तक होती हुई नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगस्त 2019 की बात करें, तब धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए जो थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई। ये नाराज़गी इस कदर तक बढ़ गई थी कि पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमिश्नर से अपने यहाँ से जाने के लिए कह दिया। दोस्तों तभी से दोनों ओर के हाई कमीशन में हाई कमिश्नर के पद पर कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं है। जाहिर है इससे दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी असर पड़ा है। दोस्तों पाकिस्तान इंडिया का पड़ोसी ज़रूर है, लेकिन ये इंडिया के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को शह देता रहता है और आतंकवादियों को लगातार इंडिया में तबाही मचाने के लिए भेजता भी रहता है। ये पाकिस्तान भी जानता है कि वो इंडिया से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता है, तो वह आतंकवादियों को इंडिया में भेजता रहता है भारत को घाव देने के लिए। दोस्तों ये तो खैर आतंकवाद की बात हुई। दूसरी बात हम कर लेते हैं पाकिस्तान और चाइना का अलायंस। पाकिस्तान और चाइना दोनों सदाबहार दोस्त हैं, यानी किसी भी मौसम में इनकी दोस्ती नहीं टूटती है। इसका एक कारण एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी है। जाहिर है पाकिस्तान और चाइना के जो इस समय संबंध हैं वो इंडिया के लिए 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है। जाहिर सी बात है अभी पाकिस्तान से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया के वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम होने से पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो संबंध हैं वो सुधरेंगे तो नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को इसके लिए कुछ क्रिएटिव थॉट्स अपनाने की ज़रूरत है। क्रिएटिव थॉट्स में जैसे पाकिस्तान को ये बताना होगा कि उसका भला एक स्टेबल और पीसफुल पाकिस्तान बनने में है, ना कि दूसरों के यहाँ आतंकवादी भेजने में। जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आतंकवादी इंडिया में आते रहते हैं। इतना अगर पाकिस्तान समझ जाए तो इसमें पाकिस्तान का भी भला है और इंडिया में भी शांति रहेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन की। तो वियना कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी डिप्लोमेट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें किसी तरीके की हिरासत में रखा जा सकता है। दोस्तों राजनयिक संबंधों को लेकर वियना कन्वेंशन सन 1961 में हुआ था। दोस्तों वियना कन्वेंशन में यह भी प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कोई 2 कंट्रीज जिनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो एक दूसरे के यहाँ अपनी एम्बेसी नहीं बिठाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में इनके लिए कोई तीसरा पक्ष काम करता है। दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि आज के दौर में यूएस और ईरान के रिश्ते इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपनी एम्बेसी नहीं बिठाई हुई है। यानी कि यूएस में ईरान की एम्बेसी नहीं है और ईरान में यूएस की एम्बेसी नहीं है। लेकिन यूएस के ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी करती है। यानी ईरान में रहकर यूएस का प्रतिनिधित्व स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी द्वारा किया जाता है और यही काम यूएस में रहकर पाकिस्तान की एम्बेसी द्वारा किया जाता है। यानी कि यूएस में पाकिस्तान की एम्बेसी ईरान का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 तरीके की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, एक है हाई कमीशन और एक है एम्बेसी। दोस्तों हाई कमीशन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की एक टर्मिनोलॉजी है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं
जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा हो, यानी जो ब्रिटेन के अधीन रही हों और बाद में स्वतंत्र हो गई हों। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि हाई कमीशन और एम्बेसी दोनों का काम लगभग सेम होता है। हाई कमीशन को हाई कमिश्नर हेड करता है और एम्बेसी को एम्बेसडर हेड करता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।